गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू jpscfunda.com। जेपीएससी इकोनॉमिक्स जो पहला यूनिट है उस जर्नी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने देखा था, जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन। नेशनल इनकम को मेज़र करने का 3 तरीका: व्यय, आय और मूल्य संवर्धन। ठीक है, एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडिशन मेथड। तो हम लोगों ने व्यय मतलब एक्सपेंडिचर मेथड को हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आय को। ठीक है, जैसे इसको पहले एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक जो मिठाई वाला है, मान लीजिए एक ऐसे दुकानदार मिठाई वाला है, वो मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए? मिठाई बनाने के लिए मिठाई वाला जो है चीनी, शुगर और आपका दूध, मिल्क, मान लीजिए 2 इंग्रेडिएंट लेता है मिठाई बनाने के लिए। ये क्या हो गया? इनपुट हुआ। ये क्या हो गया? आउटपुट हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए इनपुट का कॉस्ट हो गया टोटल आपका 2000, मान लीजिए 2000 रुपये। ठीक है, मिठाई ख़रीदने के लिए मिठाई वाले को चीनी और दूध में 2000 खर्चा करना पड़ा। और मिठाई का कॉस्ट जो है, मिठाई और ये दूध और चीनी मिठाई में जब बदला तो इसका कॉस्ट हुआ 3500। ठीक है, मान लीजिए। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड में क्या खरीदेंगे? मिठाई, तो हम लोग कितना दिए? 3500। ठीक है, जब 3500 हमने दिया तो वो हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू 3500। तो वो तो एक्सपेंडिचर मेथड में हुआ। अब वैल्यू एडिट मेथड में क्या होता है कि 3500 जो फाइनल आया, इसमें से ये 2000 घटाइए, कितना हुआ? 1500। यही मेरा वैल्यू एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन। दूध और चीनी को मिठाई बनाने में मिठाई वाले ने 1500 रुपये का वैल्यू एडिशन किया है। ठीक, तो जो हमारा 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसी में जो वैल्यू एडिशन हुआ होगा, प्राइमरी में कुछ मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, गेहूँ उत्पादन में, फिर आपका सेकेंडरी में कार बनाने में, फिर टर्सरी में कुछ बैंकिंग सर्विसेज देने में, जो भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा उसको ऐड करके हम लोग प्रोडक्ट मेथड से या उत्पादन विधि से हम लोग जो मतलब ये नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं मूल्य संवर्धन के हिसाब से। ठीक है, और एक बार इसको देख लीजिए। जैसे कोई है, मैं जूस वाला हूँ, तो जूस वाला मैंने क्या किया कि एक बॉटल जो जूस है उसका प्राइस मैंने 100 रुपया रखा। ठीक है, और जो मैंने इसमें मान लीजिए कि संतरा यूज़ किया होगा वो 50 का था, तो मेरा नेट वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 50 रुपया। ठीक है, तो यही इसी तरह से जो 50 रुपया मतलब वैल्यू एडिशन है, सारे सेक्टर्स का, तीनों सेक्टर का ऐड करके वैल्यू एडिशन मेथड से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम लोग इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री मेथड। ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा भी होगा, इन्वेंट्री मेथड ऑल्सो कॉल्ड। इसमें क्या करते हैं? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स। ठीक है, उसको निकाल के हम लोग प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड में जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये डबल काउंटिंग को हमको अवॉइड करना है। कैसे, वो अभी देख लेंगे। GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइनल गुड्स, मतलब 100 रुपये का संतरा माइनस 100 रुपये का संतरा का जूस माइनस 50 रुपये का संतरा। ठीक है, यहाँ लिखा है फाइनल, द वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट इज डिराइव्ड समेशन ऑफ ऑल द वैल्यू एडेड इन प्रोडक्टिव प्रोसेस
जो हमारा वर्कफ्लो है, इसमें जो भी वैल्यू एडिशन 1, वैल्यू एडिशन 2, वैल्यू एडिशन 3, जो सारे सेक्टर्स का उनको जोड़ के हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जब आप मेंस लिखिए ना तो ठीक है, लेकिन जैसे ये यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे प्रोडक्टिव प्रोसेस, ठीक है, स्पेशली दिक्कत उनको होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इंजीनियरिंग कर लिए, हिंदी मीडियम से पढ़े थे इंग्लिश मीडियम में, अब इंग्लिश मीडियम के बाद वो क्या करें, मेंस में हिंदी भी उतना ही आता है, इंग्लिश भी उतना ही आता है, मतलब उतना अच्छा दोनों ही नहीं आता। तो उस समय जब आप पढ़िए तो प्रोडक्टिव प्रोसेस, जो इंग्लिश वाले भी उनको तुरंत समझ में आ जाएगा, या ये चीज़ माइंड में आ जाएगा प्रोडक्टिव प्रोसेस। और हिंदी मीडियम वाले जो जैसे हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो याद रख लीजिए, ठीक है, कि ये चीज़ डालना ही है। तो जब पढ़ते समय प्रोडक्टिव प्रोसेस 10 बार बोलेंगे तो आ जाएगा आपको उस समय, जब मेंस लिखेंगे, मेंस में ये सब लिखना ही पड़ेगा आपको, कुछ कुछ टर्म्स। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मेरा मेन मोटो है ये कि जो एकदम से नया है, अभी न्यू है, वो इसमें कम से कम डेडिकेट होकर कर ले, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको करना ही करना है भाई, इससे आप भाग तो सकते नहीं। जेपीएससी करना है तो अपने घर में नौकरी करना है भाई, तो करना ही पड़ेगा, जेपीएससी को झेलना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स साइंस की किसी में भी जाइए पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप हिस्ट्री मान लीजिए, जैसे हम मेंस लिखो आंसर राइटिंग करेंगे हम लोग, मान लीजिए कोल रिवोल्ट के लिए, ठीक है, तो वो सब एक बार पढ़ाएंगे ना तो आपको रटा रटा हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक साइंस में समझना पड़ता है, ये डायनेमिक सब्जेक्ट्स, चेंजेस होता है। जैसे अभी जीडीपी क्या है, 2047 तक हम लोग डेवलप इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, जापान को सरपास करने का एस्टिमेशन है, तो वो सब डाटा लिखना पड़ेगा ना, क्या स्कीम लॉन्च हुआ, मान लीजिए स्पेस सेक्टर साइंस में तो क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ। तो ये काफ़ी डायनेमिक है, जो न्यू हैं उनके लिए मतलब मैं भी एक एस्पायरेंट रहा हूँ, तो काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा इसमें। ठीक है, मतलब हम क्या सहे हैं वो हमको बता सकते हैं कि भाई कहाँ हमको दिक्कत होता था। जो वेल वर्स्ड है उनके लिए ये नहीं है, मतलब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनको हो सकता है ये सब आता होगा तो बोरिंग लगता होगा, जो न्यू है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कुछ जैसे इसमें हम लोग लेंगे ना कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, इसमें क्या होता है कि जो 64 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है, एग्रीकल्चर उत्पाद है, मतलब कृषि उत्पाद, उसको लेते हैं, उसका जो वैल्यू एडिशन है उसको लेते हैं। ठीक है, फिर इस जो एग्रीकल्चर मान लीजिए गेहूँ हुआ, वीट, इसमें का जो फाइनल प्राइस है ना, इसमें से जैसे फर्टिलाइज़र का जो सब्सिडी मिलता है, सीड में जो कॉस्ट हुआ, फिर खाद में मैन्यूर्स, इसका जो प्राइस, ये सब क्या हुआ, इनपुट हो गया वीट प्रोडक्शन के लिए, तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की तरह ट्रीट करके इसको हटाएंगे। ठीक है, यही हम लोग पढ़े थे, तभी तो वैल्यू एडिशन आएगा। अच्छा, कुछ प्रिकॉशंस इसमें भी हैं, वो देख लेते हैं। प्रिकॉशंस क्या है भाई, ये सब आपको लिखना है मेंस में, इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें लिखना था ये सब। जैसे इसमें भी डबल काउंटेड है ना, उसको अवॉइड करना है। डबल काउंटिंग कैसे, तो रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती सामान या जो इनपुट है उसको माइनस करना है डबल काउंटिंग के लिए। क्योंकि मान लीजिए 100 रुपया का जूस और 50 रुपया का संतरा दे के 100 रुपया का जूस बनाए, 100 रुपया भी काउंट कर दिए, 50 भी, तो इस 100 में तो ऑलरेडी 50 इंक्लूडेड है ना, 50 का संतरा को ही तो 100 बनाया, तो इसको भी ऐड कर देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटाना है। फिर आपका अब इसको जब आप लिखते हैं मान लीजिए मेंस में, तो ये एग्जांपल लिखना था शर्ट का, यार्न वाला या संतरा वाला, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या कार का, जैसे कार है तो कार में क्या आया होगा इनपुट, पहिया आया होगा, मतलब व्हील,
तो इसका भी प्राइस इसका भी प्राइस ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसका कार का प्राइस में ही व्हील एडेड है। ठीक है, उसके बाद जो सेल्फ कंजम्पशन होता है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हैंड गुड्स नहीं, एक बाइक हमने ख़रीद लिया था तो ऑलरेडी था, ठीक है, उसका वैल्यू एडिशन ऑलरेडी था। मान लीजिए कार हमने लिया था तो कार तो ऑलरेडी उसका वैल्यू एडिशन काउंटेड था जब हमने नया कार लिया था। तो अब सेकेंड हैंड गुड्स मतलब उसको फिर से सेल करेंगे तो उसको नहीं काउंट करना है। ठीक है, डबल काउंटिंग हो जाएगा। फिर आपका ये ना मेथड होता है जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है ना वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश, इंडिया का कुछ सेक्टर्स में जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, तो इसमें यूज़ होता है क्योंकि इसमें एरर मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, एरर मार्जिन लार्ज, इसलिए डेवलप कंट्री में इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना था। ठीक है, और मतलब जब आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ में नहीं है तो और एक दो बार वीडियो देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो बुक्स पढ़िए, और नहीं तो एक बार कमेंट कर लीजिए कि कौन सा बुक पढ़े। ठीक है, इकोनॉमिक्स का कोई एक बुक नहीं है लेकिन तब भी मैं आपको कुछ कुछ बता दूंगा, मैंने कम से कम 10 किताब खरीदा होगा। रमेश सिंह, ठीक है, मान बहुत अच्छी बुक है, या और भी सारे, लेकिन इतना पढ़ ही नहीं पाएंगे आप। अगर आपको 1-1.5 साल में जेपीएससी देना, आज मान लीजिए आपका एज भी हो रहा है या आप उतने वेल वर्स नहीं हैं, क्योंकि इतनी मोटी किताब है कि आप बोर हो जाओगे उसमें। ठीक है, अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मतलब क्या, कौन सा इनकम? इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पाद के कारकों द्वारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, उसके लिए जो रिवार्ड मिलता है उसको श्रम करके, क्योंकि यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पाद के कारक है, यही तो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है। ठीक है, उसी का फाइनल वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो फाइनल वैल्यू जब होगा उसके बदले इनको कुछ रिवार्ड मिला होगा, तो इनका श्रम भी तो वही होगा, उनका एक्सपेंडिचर इनका इनकम हो गया, जो हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखे होंगे, नेशनल इनकम में। ठीक है, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप देख लिए तो ये तीनों चीज़ तुरंत समझ में आ जाएगा एक दो बार में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उसको 10 बार 5 बार जितना बार आप उससे देखिए, पहले बार हो सकता है समझ में ना आए, है कुछ नहीं, 2 पार्ट हैं, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, बस इसको देख लीजिए बढ़िया से। एक एग्जांपल देखिए वैल्यू एडिशन का, कि मान लीजिए ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, ए कोई रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करता है, ठीक है, कोई भी नहीं, और कॉटन बनाया, कॉटन मतलब खेत में उगा के, ठीक है, इसका 100 रुपया प्राइस है। ठीक, ए बेचता है इस कॉटन को बी को। ठीक है, तो बी का इनपुट कितना हो गया, यहाँ पे जैसे, सॉरी इसको नहीं, ए और बी है, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। तो कॉटन बनाया, कॉटन मान लीजिए कि इसका इनपुट 0 था, मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए 0 था, 100 रुपये का कॉटन बनाया और इसको बेचा, तो आउटपुट में क्या होगा, 100 रुपया, हालांकि 100 रुपये में नहीं बेचेगा, एक आइडियल ले रहे हैं, 110 में बेचेगा। 100 रुपया इनपुट हो गया इसका बी का। ठीक है, अब बी ने क्या है प्रोसेस करके, बी ने प्रोसेस करके इस शर्ट को मतलब जो कॉटन से यार्न बनाया या शर्ट बनाया, वो 250 रुपया का। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो 250, उसमें से 100 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 150 वैल्यू एडिशन हुआ, जो हम लोग संतरा वाला पढ़े थे। इसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 100 रुपया। तो ये दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया, 100 प्लस 150, 250 हो गया। और एक्सपेंडिचर मेथड में जब हमने मान लो ये शर्ट को ख़रीदा तो 250, दोनों सेम है। ठीक है,
फिर से देख लीजिए एक बार, और एक बार इसको समझ ही लीजिए फिर से और एक बार, ठीक है। ए और बी है, ठीक है। ए का इंटरमीडिएट जो इनपुट है वो 0 है, आउटपुट कितना है 100 रुपया। यही 100 रुपया का ये इनपुट हो गया बी के लिए, क्योंकि ए ने बेचा बी को कॉटन, ये कॉटन 100 से उसने कितना का बना दिया शर्ट, 250 का। तो फाइनल आउटपुट 250, एक्सपेंडिचर मेथड में कितना 250, और वैल्यू एडिशन कितना हुआ, एक 100 रुपया यहाँ, 250 माइनस 150, तो ये और ये कितना हो गया 250, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन 250 हो गया, ठीक है। तो इनकम मेथड में ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड से, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सॉरी ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया था इसके बारे में, आपका वैल्यू एडिशन, ठीक है। अब इनकम मेथड में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड से। सो ये जैसे 250 का फाइनल प्रोडक्ट था, वैल्यू एडिशन होके 100 प्लस 150, ये आपका हो गया इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू एडिशन, तो ये हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड, ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो इन सब को काम करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो पहले हम लोग देखे, इनको जो रिवार्ड मिला होगा उनको ऐड करके जो भी कुछ आएगा ये भी 250 होना चाहिए, ठीक है। एक का खर्चा, दूसरे का इनकम, ठीक है। एडिंग अप ऑल द फैक्टर्स ऑफ इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन ए कंट्री, ठीक है। ये कैसे, ये भी एक एग्जांपल से ये देख लेते हैं, वही शर्ट वाला एग्जांपल, ठीक है। वही ए और बी का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ए था, बी था, इनपुट था, आउटपुट था, 0 था, 100 था, फिर ये खरीदा 100 में और बेचा 250 में, तो फाइनल 250, वैल्यू एडिशन दिस माइनस दिस 150, तो ये प्लस ये 250, ठीक है। अब यही एग्जाम्पल को हम लोग इसमें देखते हैं, आपका जो इनकम मेथड है, ठीक है, फैक्टर अर्निंग मेथड है, इस मेथड में इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे। ये जो और बी है, तो मान लीजिए कि 100 रुपया जो ए को मिला था, 100 रुपया में बेचा होगा सामान, तो 100 रुपया इसको मिला था बी को जब बेचा, तो 100 रुपया में ए ने क्या किया कि 40 रुपया वर्कर को दे दिया, ठीक। वेज में कोई काम तो किया होगा ना, इसके यहाँ 100 रुपया ऐसे ही थोड़ी हो गया। 100 रुपया जब इसने कुछ यार्न या कुछ भी जो प्रोडक्ट किया 100 रुपया जिसको बी को बेचा, तो 100 रुपया में से 40 रुपया इसने किसको दे दिया, वेजेस के रूप में वर्कर को, ठीक है। एंड 60 रुपया इसने प्रॉफिट में रख लिया, ठीक, प्रॉफिट में रखा। अभी इसको याद रखिएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये लैंड में वेजेस मिलता है लेबर को, जो मिला, प्रॉफिट होता है कैपिटल पे, सॉरी इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है, और लैंड रेंट मिलता है, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा, वेज मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अब 250 जो बी को मिला था, ये 250 जो बी को मिला था, वो बी ने क्या किया, 60 रुपया वेज में दिया, ठीक है, और 90 रुपया प्रॉफिट में रखा 250 में से, ठीक है। और ये 100 रुपया तो ऑलरेडी इसने दे चुका है ना ए को, ये 100 रुपया तो ऑलरेडी यही 100 रुपया दिया था ना, तभी तो ए के पास 100 आया था, सब मिला के 250 आ गया। इधर का 100, ठीक है, और इधर का 60 और 90 150, तो 150 और 100 250 हो गया। बी के पास कितना था 250,
एक के बाद 100 आ गया, ठीक है, एक का एक्सपेंडिचर। अब इसको जोड़ लीजिए, 60 और 90 150 और 60 40 100 250 आ गया। फैक्टर अर्निंग मेथड मतलब प्रॉफिट और वेज को देखिए मिलाइए, तो फैक्टर अर्निंग मेथड कितना हुआ, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट और वेज, अभी मान लीजिए 2 ही फैक्टर था तो कितना आ गया, 250 आ गया। तो हर जगह मुझे 250 मिल रहा है, यहाँ भी फाइनल में और यहाँ भी फाइनल में, ठीक है। इसमें और एक चीज़ देख लीजिए, जैसे ये सब आपको टेक्निकल टर्म में लिखना होगा। द इंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस इंडस्ट्रियल ग्रुप, क्या क्या स्टेप्स होता है। फैक्टर इनकम्स आर ग्रुप्ड अंडर द लोअर इनकम, लेबर इनकम, कैपिटल इनकम एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। वेज, सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ये हो गया लेबर का इनकम, वेज। कैपिटल इनकम प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सबको ऐड करके हम लोग फैक्टर इनकम सम निकालते हैं, जो कि इनकम मेथड होता है, ठीक है। उसको डिस्ट्रीब्यूशन साइड से निकालते हैं, ठीक है। जैसे ये वेज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें जो प्रॉफिट था, ठीक है, सब मिला के आपका ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वेज, रेंट, इंटरेस्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल वाला प्रॉफिट, ये चारों हो गया, प्लस एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आउटर वर्ल्ड के साथ, जो 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमने देखा था। तो ये सारा कुछ हो गया आपका। उसके बाद थोड़ा सा ये देख लीजिए कि कहाँ यूज़ होता है, एडॉप्टेड कहाँ पे यूज़ होता है। सर्विस सेक्टर, स्मॉल एंटरप्राइजेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस में, कमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्रोफेशनल, पब्लिक अथॉरिटीज़, ये सब फॉरेन सेक्टर ट्रांजैक्शन, ये सब में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना था कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इसको आप देख लीजिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। आप प्रिकॉशंस क्या लेते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं करना है। ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब ओल्ड एज, जो बिना कोई काम किए पैसा मिलता है, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स, सेम चीज़। विंडफॉल गेन्स मतलब जैसे लॉटरी में पैसा लग गया, तो वो बिना कोई काम का पैसा मिला है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। ठीक, फिर से देख लीजिए, ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब मैया योजना, ओल्ड एज पेंशन, सेकेंड हैंड सेल गुड्स में जो भी पैसा आया वो नहीं इंक्लूड करते। विंडफॉल लॉटरी के टिकट से जो पैसा आपने कमाया, इनाम, वो सब इंक्लूड नहीं होगा। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सब चीज़ इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें, ठीक। ये 4 चीज़ आप लिख देते हैं उसमें, ठीक है। ये एक डायग्राम है, जो पहला जो डायग्राम हमने देखा था उस सिक्के से रिलेटेड है ये, मतलब वही है, थोड़ा सा एक्सपेंडेड वे में है। जैसे मान लीजिए एक्सपेंडिचर मेथड जो हमने पढ़ा था, प्राइवेट मतलब हमारा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कुछ खरीदती, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट हो गया, सबका समेशन, ठीक है, उसको जीडीपी बोलते हैं। उसको मार्केट प्राइस में कंप्यूट करके माइनस डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक टैक्स लगने के बाद तो हम खरीदते हैं, तो लेकिन जब उसका आउटपुट हुआ तो उस समय तो टैक्स लगा नहीं था, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जो लगता है, और डेप्रिसिएशन कुछ हुआ होगा, इस दोनों को माइनस करके एनडीपी निकालेंगे, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम निकाल लेंगे जीडीपी से, ठीक है। और डोमेस्टिक निकलने के बाद नेशनल के लिए हमको NFIA प्लस या माइनस जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है, उसको ऐड करके हम लोग ये निकालते हैं नेशनल इनकम। एक निकल गया, एक मेथड। दूसरा क्या है, इनकम मेथड, ठीक है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम जो अभी पढ़ा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले जो मिलता है रिवार्ड, ठीक है, उसको ऐड करके, जैसे प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, उसमें से NFIA को ऐड करिए, जो विदेश के लोग यहाँ काम करके जो कमाए और यहाँ के लोग जो वहाँ कमाए,
उनको प्लस माइनस करके एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पढ़े थे। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह घटाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडिशन में जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस में निकालने के बाद जीडीपी मार्केट प्राइस आएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तब तो फैक्टर कॉस्ट आएगा ना। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फार्मूला पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं और सब्सिडी को ऐड करते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स घट रहा है, फिर उसमें NFIA विदेशी लोगों द्वारा जो यहाँ पे रहते हैं उनका वैल्यू एडिशन, और यहाँ से जो वहाँ कंपनियाँ हैं उनका वैल्यू एडिशन, मतलब कोई अमेरिका में, ठीक है, उनका वैल्यू एडिशन वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। उनको घटा के एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकलता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसको आपने समझ लिया तो पूरा जीडीपी समझ में आ गया कि उसमें ऑलमोस्ट हर टर्म है। 3 मेथड तो दिया ही है, जीवीए का आ गया डेफिनेशन, जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आ गया, फिर एक्सपेंडिचर वगैरह आ गया, फिर देखिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, फिर डेप्रिसिएशन भी आता है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी आता है, फिर हमारा फाइनल नेशनल का जो एनएनपी है एट फैक्टर कॉस्ट वो आ गया। तो सारा लगभग टर्म आता है, NFIA भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को जब आप मतलब पढ़ने के बाद जब सोइए तो एक बार दिमाग में रखिए कि अच्छा ये चीज़ था। देखिए हिंदी मेरा थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हम इतना आपको गारंटी दे सकते हैं कि मेंस राइटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मेंस में ना कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ जो भी आपका जीडीपी में आपने पढ़ा है, वैल्यू एडिशन, एक्सपेंडिचर, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, NFIA क्या है, सब कुछ आपका यहाँ पे हो गया। तो जब रात में आप सोइए तो इस डायग्राम को दिमाग में रखिए, सब जीडीपी दिमाग में घुस जाएगा एक ही बार में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जब भी नेशनल इनकम आएगा तो उसका इम्पोर्टेंस आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, ठीक है। कैसे करते हैं तो क्यों करते हैं वो चीज़, उसका जो NI का जो आपका इम्पोर्टेंस है वो देख लेंगे। फिर एक देख लेंगे ग्रीन जीडीपी, ये 2 चीज़, क्योंकि ये शायद 6 JPSC में आया हुआ था, तो आई थिंक इस चैप्टर से 3 बार JPSC ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब शायद इंपॉर्टेंस ना रहा हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे पक्का आएगा, और हो सकता है इन्फ्लेशन अगर आएगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम लोग पहले बाद में पढ़ेंगे वो चीज़ आएगा मेंस में, वो सब पक्का आएगा, ठीक है। एकदम पानी की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा, चिंता का कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अपने से कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एक सोचिए कि एक लेक्चर कोई भी मास्टर के यहाँ पढ़ लीजिए, कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग कल इम्पोर्टेंस और तीनों ये जो मेथड है इसका फिर से एक एग्जाम्पल से देख लेंगे, और ग्रीन जीडीपी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होमवर्क है जैसे जीडीपी एंड वेलफेयर मेजर्स कि मान लीजिए जीडीपी तो हमारा 3.87 ट्रिलियन का हो गया, क्या हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा है? नहीं। क्या भूखमरी बढ़ी है, घटी है उतनी? नहीं। क्या पॉवर्टी घटी है? नहीं। क्यों? इसका मतलब जीडीपी वेलफेयर का मेज़र नहीं है, अच्छे से मेज़र नहीं करता है। तो क्या करना चाहिए? उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर है, MPI, GNI, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स, और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। तो ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार, और वो लास्ट में जब हमारा 2 से 3 हम लोग मेन आंसर राइटिंग कर लेंगे तब हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, थैंक्स, बाय बाय।